Welcome friends to this episode based on chapter 2 of your class 10th economics textbook. The title of the chapter is Sectors of Indian Economy. अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि हम किस तरीके से वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में. आपके पहले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि व्हाट आर द 3 मेन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हिच मींस कि क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन द टर्शियरी सेक्टर, व्हिच इज एग्रीकल्चरल बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड, and correspondingly we call them as primary, secondary and tertiary sector. We have also discussed about the employment in these sectors. That is, कि how many people are employed in each sector in Indian economy and what is the contribution of each sector to the GDP. तो ये डिस्कस करते हुए हमने देखा कि over the years, in the last 70 years, जो हमारा परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल है इन द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी अराउंड 50% एंड मोर देन दैट, बट उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो घटता चला जा रहा है. और दूसरे हाथ पे हमारा टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, बट परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन दैट सेक्टर इज फ्यू और लेस देन और हॉवरिंग अराउंड, मतलब 16-17% के आसपास रहता है. एक चीज यहाँ समझने की है, आप बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, बहुत सारा डेटा देखेंगे. कुछ डेटा तो इतना सिंपल होता है जो आपकी जनसंख्या से रिलेटेड है, कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है. कुछ होता है मोर्टेलिटी से, इन्फेंट मोर्टेलिटी से, कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, एनरोलमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा यू विल कम अक्रॉस. इस डेटा में हर जगह आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा. वेरिएशन का मतलब कैसे है? मान लीजिए मैं कहती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. कहीं पे वो आपको दिखाएगा 51%, कहीं पे डेटा दिखाएगा 53%, कहीं पे डेटा बहुत एक्यूरेट होगा तो वो दिखाएगा 52.6%. ये वेरिएशन क्यों आता है, इसको जानने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बहुत सी एजेंसीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इवन गवर्नमेंट इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्वेज. जो ये सारी एजेंसीज होती हैं वो सर्वे कंडक्ट करती हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए. अब डेटा कलेक्शन जो है वो बहुत डिफरेंट लेवल्स पे होता है और डिफरेंट तरीके के लोग करते हैं इसको. मान लीजिए जनसंख्या का डेटा है, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अपने मोहल्ले की जनसंख्या गिनो कितनी है, तो आप अकेले नहीं गिन सकते. यदि आप अकेले गिनना चाहेंगे तो आपको कम से कम लगा लीजिए कि 4-5 दिन लगेंगे या 1 वीक लगेगा. अब आप इमेजिन कीजिए कि पूरे के पूरे इंडिया की जनसंख्या गिननी है. Is it possible for one individual or even 10 individuals to travel all over India? उनकी तो पूरी डेटा कलेक्ट करते करते लाइफ ही खत्म हो जाएगी. तो ऐसे कैसे डेटा कलेक्ट होगा? इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो रेगुलरली सेंसस कंडक्ट करती है. सेंसस ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना होगा. ये वेबसाइट है सेंसस ऑफ इंडिया की. इस पे जाके आप सिर्फ देखो कि कितनी कैटेगरीज में डेटा कलेक्ट होता है. मोटे तौर पे ब्रॉड कैटेगरीज में डेटा इसमें कलेक्ट होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, और देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच डेटा इज कलेक्टेड. अब इसमें इशू क्या आता है कि डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं इतनी बड़ी मात्रा में, तो आप हर रोज तो उसको कर नहीं सकते. इसलिए गवर्नमेंट उसको एक रेगुलर इंटरवल पे कंडक्ट करती है, हर 10 वर्षों में करती है. तभी सेंसस का जो है आपको डेटा मिलेगा 1950-51, 1960-61, 70-71, 80-81, ऐसे 10 इयर्स के पीरियड पे डेटा कलेक्ट होता है. अब कुछ डेटा जो होता है वो आपका डेली बेसिस पे कलेक्ट हो सकता है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट, आपका अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है वो डेली बेसिस पे आपका डेटा कलेक्ट करता है प्रेजेंस और एब्सेंस का. कुछ डेटा जो होता है वो वीकली होता है, जैसे वेज अर्नर्स का होता है कि भाई आपने हफ्ते भर काम किया तो आपको सैलरी मिलेगी. कुछ डेटा जो होता है वो आपका मंथली बेसिस पे कलेक्ट होता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के ऑफिसेज में उनकी अटेंडेंस होती है, रेगुलर भी होती है डेली और मंथली भी होती है. मंथली सैलरीज जाती हैं. आपका क्राइम रिकॉर्ड जो होता है पुलिस स्टेशन में वो मंथली होता है. आपकी गाड़ियों की सेल परचेज जो होती है मंथली होती है. कुछ डेटा जो होता है वो एनुअल लेवल पे कंडक्ट होता है या क्वार्टरली, जैसे जीडीपी है वो आप एनुअली कैलकुलेट करते हैं, आप डेली जीडीपी नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो ये बात एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ सोशल साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि किस तरीके का डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वो कब कलेक्ट हो रहा है. जैसे आपका वेदर रिपोर्ट तो आवरली होता है
कि 1 घंटे पहले बादलों की स्थिति ये, अगर आप IMD की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपका सैटेलाइट इमेज जो बादलों की स्थिति दिखाता है वो हर घंटे चेंज होता है, और उसमें एक एनिमेशन होता है जो लास्ट 30 मिनट्स को भी दिखाता है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है लर्निंग में कि कुछ डेटा आप सेकेंड वाइज, या आपकी पल्स रेट डॉक्टर तो सेकेंड्स में भी चेक कर लेते हैं, तो कुछ डेटा आपका बहुत क्विकली, बहुत शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे कलेक्ट होता है, कुछ डेटा 10-10 साल में कलेक्ट होता है। किस तरीके का डेटा होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, कितनी रिसोर्सेज लगती हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट होता है। और इसमें 2-4% का प्लस माइनस वेरिएशन होता है। तो यदि कोई डेटा रेंज कर रहा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का है पर्टिकुलर सेक्टर में, 55 से लेके 52 की रेंज में दिखा रहे हैं सारे एजेंसीज, कोई गवर्नमेंट एजेंसी, किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने ये दिखाया है, बट ब्रॉडली ये एक प्लस माइनस 2-3% रेंज। में there were roughly 3 crore people who were employed in organized sector, जिसमें से 1.75 crore people were organized in the public sector, were working in the public sector, and 1.15 crore people were working in the private sector. अब इनका अंतर समझते हैं क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइमरीली आप जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर होती है, यू आर कवर्ड बाय सर्टेन एक्ट्स, लाइक आपका ग्रेचुइटी एक्ट, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्ट, लेबर एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट। ये एक्ट्स क्यों होते हैं? अब फिर से एक स्थिति को हम समझते हैं। मान लीजिए हम प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, हम अपना काम बांट कर करते हैं। किसी को चोट लग जाती है तो दूसरा भाई खेत पे जा सकता है, कोई बीमार हो जाता है तो दूसरा बहन उसके काम को कर सकती है। मतलब सेल्फ सफिशिएंट यूनिट में सारा का सारा डोमेस्टिक लेबर इन्वॉल्व होता है और काम आपस में बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता नहीं है, कोई किसी का भाई बहन नहीं है, सब वेजेस पे बाहर वाले लोग काम कर रहे हैं। अब इन 100 लोगों को, कई जगह 150 लोग, कई जगह तो हजारों लोग को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? यहाँ पे इनफॉर्मेलिटी या पर्सनल रिलेशनशिप्स काम नहीं आते। यहाँ पे एक बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नहीं तो सब अपनी मनमर्जी करेंगे। तो आप किस टाइम पर आएंगे, आप कितने घंटे काम करेंगे, आपको कितनी वेजेस मिलेंगी, आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको क्या कंडीशंस होंगी काम करने की। मान लीजिए आपका काम करते करते फैक्ट्री में आपको कोई इंजरी हो जाती है तो उसको कौन भुगतान करेगा, आपकी फैमिली को कौन देखेगा अगर आप अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, आपको घर कितना मिलना चाहिए, आपको हेल्थ सर्विसेज क्या मिलने चाहिए। बहुत से गवर्नमेंट ऐसे एक्ट्स निकालती है जिसमें आपकी ये सारी चिंताएं, ये सारे कंसर्न्स या इश्यूज जो होते हैं कवर्ड होते हैं। जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, आप काम कर रहे हैं पर आप इससे नीचे आप सैलरी पे काम नहीं करेंगे, तो यदि आपको इससे नीचे कोई सैलरी देता है तो वो एम्प्लॉयर पनिशेबल है, उसको सजा मिल सकती है। चाइल्ड लेबर, आप 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते, यदि आप करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो देयर आर वेरियस एक्ट्स व्हिच गवर्न योर वर्क। जिन कंपनीज में ये एक्ट्स लागू होते हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं, जिनमें इस तरीके की सुविधाएं होती हैं और जो वर्कर्स की इश्यूज का, उनके कंसर्न्स का ख्याल रखती हैं, वर्किंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स, वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर।
और जो सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे एडहॉक सिस्टम पे चल रहा है, ऐसे कोई भी काम कर रहा है, छोटा सा यूनिट लगा दिया, कोई गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, हाँ काम जरूर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कुछ उत्पादन हो रहा है, लोग एम्प्लॉयड हैं, वेजेस मिल रही हैं, बट उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपकी इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखे। जैसे कि मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट या रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है, उसमें आपको हाउसिंग रेंट मिलता है जिसको कहते हैं HRA, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, आपके पिताजी माताजी सेंट्रल CGHS में कवर्ड होते हैं, या एम्प्लॉयज जो होते हैं ECHS में कवर्ड होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। आपको कहीं आने जाने का TA मिलता है, DA मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है। यदि महिलाएं गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो उनको अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं या वो माँ बनने वाली हैं तो उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, और उसके बाद जब उनका शिशु का जन्म हो जाता है तो उनको चाइल्ड केयर लीव मिलती है। वो लीव होती है कि आप 2 साल की छुट्टी, जब तक आपका बच्चा 1 से 18 साल का होता है तब तक आप ये 2 साल की छुट्टी कभी भी ले सकते हैं। तो ये महिलाओं को हेल्प करता है काम करने में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो महिलाएं होती हैं उनको इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई महिला प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, अब मान लीजिए वो अपने परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति की केयर करना चाहती है, उसको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मालिक आराम से कह सकता है तुम जाओ, हम तो किसी और को बुला लेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली वो वेट नहीं करेंगे आपका, वो तो प्रॉफिट जनरेशन के लिए है, वो एम्प्लॉय को हटा देंगे, उसकी जगह दूसरा ले लेंगे। अगर मान लीजिए वो मैटरनिटी लीव पे जाना चाहती है तो उसको तो वो नौकरी से ही बोल देते हैं कि आप जाइए, हमें दूसरा आदमी चाहिए, हम आपको 6 महीने की छुट्टी नहीं देंगे, या 2 साल तो वो बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है। अब जब मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ तो मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड चारों यूज कर रही हूँ, ठीक है, पर इसका एक मैट्रिक्स बना के देखिए, एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं हम, इस तरफ लिखते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इस तरफ लिखते हैं पब्लिक और प्राइवेट, और इस खन्ने को हम भर के देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड और गवर्नमेंट में, इनफैक्ट गवर्नमेंट की तो सारी ऑर्गेनाइज्ड होती है, और कौन सी ऑर्गेनाइज्ड है और प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड है और कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट की तो सारी ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब ही नहीं होता है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें तरह तरह की इंडस्ट्रीज को आप क्लासिफाई कर सकते हो। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है वो वर्कर की लाइफ जो है थोड़ी सी एक्सप्लॉइट हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर महिलाओं को मैटरनिटी लीव चाहिए तो उनको काम ही छोड़ना पड़ता है। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सच लेडीज, सच विमेन, कि उनको फैमिली के इश्यूज के कारण, फैमिली के प्रॉब्लम के कारण अपना जॉब छोड़ना। इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में द वेजेस आर लेस, क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हो, आपके ऊपर कोई शिकंजा नहीं है, कोई ऐसा स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है जो कि आपको एनफोर्समेंट करवा सके कि आपको मिनिमम वेजेस देने ही देने हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, लो सैलरीज पे की जाती हैं। गवर्नमेंट में मान लीजिए अगर आपकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो आपकी फैमिली सरकार के अपने 2 तरीके के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, दूसरा कुछ मिनिस्ट्रीज के अपने ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हैं। जैसे कि
अगर हम डिफेंस की बात करें, हमारी सेना की बात करें, तो सेना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, वो सरकारी नौकरी है। पर अगर आप देखें कि कुछ लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस में काम कर रहे होते हैं। वो होते हैं जैसे कि पेट्रोल की मिनिस्ट्री के कुछ पेट्रोल के उद्यम हैं, ठीक है, आप कहेंगे कंपनी ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, तो BPCL हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये गवर्नमेंट के अपने बिजनेसेस हैं। कुछ लोग इसमें भी एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। वो हो गया गवर्नमेंट, और पब्लिक में थोड़ा सा अंतर है, ये आप जब आगे लेवल्स पे जाएंगे तो समझेंगे, बट अभी समझना यही है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में या डिफेंस में, फिर आपके ओन्ड बिजनेसेस में, और फिर आपका एक होता है प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस। जैसे कि आपके बहुत फेमस हॉस्पिटल्स हैं, एक दो के नाम अगर मैं लूँ तो रिलायंस के हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो के हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस है, रॉकलैंड है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स हैं जैसे एम्स है, या आप लगा लीजिए आपके रीजनल जो हॉस्पिटल्स हैं कई कई जगह पे होते हैं, वो गवर्नमेंट ओन होते हैं, ये प्राइवेट ओन है, पर दोनों ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। और कुछ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं हॉस्पिटल, जैसे एक प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है कोई डॉक्टर, वो उसके पास स्टाफ है 10-15 लोगों का, उसके यहाँ कोई नर्स मान लीजिए मैटरनिटी लीव पे जाना चाहती है, तो वो अपना हॉस्पिटल किस तरह चलाएगा नर्स के बिना, तो वो उस नर्स को छुट्टी दे देता है, उसकी जगह दूसरी नर्स लगा देता है। तो ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एम्प्लॉयड जो हैं, तकरीबन 90% लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं और प्राइवेट सेक्टर में हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरीली कोई भी बिजनेस लगाता है तो वो प्रॉफिट जनरेशन के लिए लगाता है। हाँ, समाज का भला ज़रूर करते हैं, बट वो बेसिकली उनका एम होता है कि वो पैसा लगाएं तो पैसा कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। जब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री जिसमें 5 लोगों की एम्प्लॉयमेंट देती है। अब आप इन 5 लोगों को 10,000 रुपये महीना के हिसाब से सैलरी दे सकते हैं, तो आपका टोटल बनेगा 50,000 रुपीज़ महीना सैलरी गया। आपके बाकी खर्चे निकाल के मान लीजिए 50,000 रुपये और लगते हैं, तो 1 लाख रुपए आपका लागत कॉस्ट है, आपका इन्वेस्टमेंट है। आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं इस फैक्ट्री में से मान लीजिए वो 1.5 लाख का है, तो 50,000 आपका प्रॉफिट बन गया। पर आप हमेशा सोच सकते हैं कि भाई मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊं? आप इन लोगों की सैलरी कट कर देंगे। आप उनको 10 की जगह 8,000 रुपये पर इंडिविजुअल देंगे, तो 50 की जगह आप 40,000 दे रहे हैं, 5 8 से 40, तो आप उनको 8,000 दे रहे हैं तो 40,000 लग रहा है, आपका प्रॉफिट वहाँ 10,000 बढ़ गया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से अगर आप काम करते हैं तो आप लेबर को एक्सप्लॉइट करेंगे, पर ये आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत तरह के इंटरवेंशंस लगाती है। इंटरवेंशंस अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये कर देते हैं कि आप मिनिमम वेजेस देंगे, लेबर लॉज को फॉलो करेंगे, कुछ सेफ्टी कंडीशंस देंगे। मान लीजिए आप कोई हैजार्डस काम कर रहे हैं जिसमें आपकी सेहत को या आपकी जीवन को खतरा है, तो आपको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाएगा। आप ऐसे ही कोई काम डेंजरस नहीं कर सकते हैं। लेडीज़ को जो है लीव दी जाएगी, आपको हेल्थ बेनिफिट दिए जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ये सब देखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को इवेड करने की कोशिश करते हैं। इवेड मतलब इससे बचने की कोशिश करते हैं। अब जैसे प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स बात करते होंगे कि पीएफ में हमने पैसा जमा किया। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आपकी सैलरी का 10% हम हिस्सा काटते हैं, वो हम आपकी सैलरी से काटते हैं, और इतना ही जो हिस्सा है 10% एम्प्लॉयर अपनी साइड से देता है और एक खाते में जमा होता है। जब आपको जरूरत हो किसी समय पैसे की, तो आप पीएफ निकाल के खर्चा कर सकते हैं। अब प्रोविडेंट फंड की 2 कंडीशन होती हैं। एक तो कि प्रोविडेंट फंड वो कंपनी जमा कराएगी जिसमें 20 से ज्यादा व्यक्ति एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, और उन व्यक्तियों की सैलरी जो है वो 10,000 से नीचे होगी। अब कई लोग क्या करते हैं, वो अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ तो 18 लोग ही काम कर रहे हैं, 2-3 लोगों को इनफॉर्मली रखते हैं, तो वो उस ग्रिप में से, उस शिकंजे से बाहर रखते हैं। इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो इकोनॉमी को एक अनऑर्गेनाइज सा रूप देती हैं, वो हेल्दी नई प्रैक्टिसेस होती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से पिछड़ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अचीविंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो लोग इस
ग्रिप से, इस फ्रेमवर्क से, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर रह जाते हैं, दे टेंड टू गेट एक्सप्लॉइटेड बिकॉज दे आर वल्नरेबल। काम तो उन्हें करना ही है, तो वो कुछ लेस कंडीशंस पे भी काम करते हैं। जहां इन लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, वहां लेबर क्या करते हैं, यूनियंस बना देते हैं कि ठीक है, हम मालिक से बात करेंगे। अब हर आदमी तो जाके बात नहीं कर सकता है, 1000 वर्कर तो जाके मालिक से बात नहीं करेंगे, तो दे फॉर्म अ यूनियन। यूनियन में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि जाकर अपनी डिमांड रखते हैं और निगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं और अपने हितों का ध्यान रखवाते हैं। तो दोनों तरफ बातचीत होती है और एक कॉमन ग्राउंड पर वो लोग आते हैं। अब अगर हम प्राइवेट और पब्लिक की बात करें तो इसमें एक अंतर और आ जाता है प्रॉफिट के अलावा, आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जो सबसे इजी एग्जाम्पल समझने का है वो मैं आपको देती हूँ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में से। आपने देखा होगा कि कुछ आपके फ्रेंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। अब एक चीज है जो शायद आप एक्सप्लोर ना कर पाओ, बट अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो पता चलेगा। जो प्राइवेट स्कूल की फीस है वो ज्यादा होती है। आपके फ्रेंड्स शायद 8,000 या 10,000 रुपये महीना दे रहे होंगे। आप उनका स्कूल देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए उनका, और अगर पता लगा सके तो पता लगाइए कि उनके टीचर्स की सैलरी कितनी होती है। आपके पेरेंट्स बता पाएंगे कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में टीचर है, बहुत सुंदर स्कूल है, वहाँ स्विमिंग पूल है, एक जिम्नेजियम भी है, सारी तरीके की एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं, कुछ स्कूल्स में तो एयर कंडीशन भी है। तो उस स्कूल की सैलरी जो फीस होगी वो ज्यादा होगी और सैलरीज पे टीचर को रखा जाता है, कुछ सैलरीज पे। हालांकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है बट फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन यहाँ कभी कभी हो जाता है। दूसरे हाथ पे एक गवर्नमेंट स्कूल देखिए, इसकी बिल्डिंग देखिए, मैं आपको 2-3 फोटोज दिखा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की। यहाँ पे बिल्डिंग देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। कभी कभी तो बेसिक सुविधाओं की भी कमी होती है, टॉयलेट्स नहीं होते कई स्कूल्स में, तो होते भी हैं तो साफ कंडीशन में नहीं होते। और इनके टीचर्स देखिए, और इनके टीचर्स की सैलरी देखिए। अब ये हो सकता है कि टीचर्स जो हैं यहाँ पे इन गवर्नमेंट स्कूल दे आर मोर सिक्योर, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको कोई आर्बिट्ररली निकाल नहीं सकता। एंड दे आर कवर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ एक्ट्स एंड सिक्योरिटी प्रोविजंस। जैसे उनको हाउसिंग रेंट मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा। दे आर कवर्ड अंडर लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस। अगर मान लीजिए स्कूल लॉस में भी चल रहा है तो टीचर को सैलरी जरूर मिलेगी। बट प्राइवेट में क्या होता है, या तो इतनी ज्यादा फीस ली जाती है और लोगों से इनकम में से प्रॉफिट जनरेट करने के लिए पैसा लिया जाता है, और कई बार कह देते हैं कि ठीक है हमारी इनकम नहीं है, हम आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकते। कुछ छोटे लेवल के स्कूल्स जो होते हैं वो तो 2-2, 3-3 महीने सैलरी भी नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं, कई बार अपने को बैंकरप्ट, जिसको कहते हैं दिवालिया, घोषित कर देते हैं। सब कुछ पैकअप करके कहते हैं ठीक है हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं और हम सैलरी भी नहीं दे पा रहे। तो ये जो डायनामिक्स है पब्लिक का, प्राइवेट का, ऑर्गेनाइज्ड का, अनऑर्गेनाइज्ड का, इसकी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़े हो जाएंगे, आप कहीं पे रोजगार खोजेंगे, इफ यू वांट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट समवेयर और इवन इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू विल हैव मेनी ऑफ दीज कंसर्न्स इन योर माइंड। जैसे आप जॉब करने जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट करूं, प्राइवेट में करूं तो किस लेवल पे करूं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाऊंगा तो वहां मुझे क्या प्रोटेक्शन मिलेगी, अनऑर्गेनाइज में जाऊंगा तो क्या रहेगा। यदि आप अपना बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तो बात नहीं है, बट आपका प्राइवेट बिजनेस जो होगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिस्टेड होगा या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, एक मिनिस्ट्री होती है कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ आपको रोल करवाना पड़ता है, एनरोल करवाना पड़ता है कि हम ये बिजनेस खोलने वाले हैं, इतना हमारा कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल, ये लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये बहुत फॉर्मल होता है, यहाँ आप किसी को आसानी से चीट नहीं कर सकते क्योंकि आप रेगुलर फॉर्मल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा होता है कि आपने
पॉलिसी प्रोविजंस एग्जिस्टेंस में आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आपसे डिस्कस करूंगी जिसको कहते हैं CSR, विच इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, ये कुछ ही वर्षों पहले फैशन में आया है, आप कह सकते हैं। फैशन में मतलब कि इसको यूज करते हैं जो बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की हैं, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि मान लीजिए मैं एक बड़ा सा बिजनेस चला रही हूँ, प्रॉफिट तो बना रही हूँ, बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट बनाते हैं, बट उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप अपने वर्कर्स का ध्यान रखिए, आप उनकी नीड्स का ध्यान रखिए, आप उनकी फैमिलीज का ध्यान रखिए, आप उनके वर्क एनवायरनमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखिए। वर्कर्स की तो एक बात हो गई। फिर दूसरा क्या है, आप अपने वातावरण का ध्यान रखिए, आप अपने गली मोहल्ले सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए। कुछ भी चीज जो आपसे हटकर है इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ बजट अपना, जैसे 10 से 15% बजट, वेरिएशन बहुत होती है, कई लोग बहुत छोटा बजट रखते हैं, कई लोग बहुत बड़ा रखते हैं, बट वो इस पैसे को अपने प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ डायरेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय XYZ कंपनी, यानी एक टुकड़ा पड़ा था, उसमें उन्होंने एक पार्क बना दिया बच्चों के लिए और उन्होंने कहा दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय। तो इस पार्क को रख रखाव का खर्चा, इसके माली का वेजेस, इसको मेंटेन करने का सारा जो जिम्मा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो ये कंपनी उठा रही है। कई बार वो क्या करते हैं कि ऐसी स्कीम्स लाते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों को अगर एजुकेशन लेना है, हायर एजुकेशन लेना है, जिसके लिए उनके पास सैलरी में इतनी फीस देने की क्षमता नहीं है, तो वो उनकी एजुकेशन को फंड करते हैं। कई लोग कई स्कीम्स चलाते हैं, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज जनरेट करते हैं। ये सारा जो खर्चा होता है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत करते हैं। ये क्यों करना चाहिए? आप सोच सकते हैं कि भाई ये खर्चा करने का उद्देश्य क्या है। अल्टीमेटली डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देयर इज अ राइज इन क्वालिटेटिव राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अगर हम एक ग्रुप में रह रहे हैं, आप देखिए क्लास में भी अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स बैठते हैं, एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट कहीं ना कहीं नाखुश हैं, इफ दे आर नॉट हैप्पी, विल यू फील हैप्पी? हम मजाक में कह देते हैं हाँ हम तो खुश हो जाएंगे, बट if you have to realize the goal of actual development, sustainable development, qualitative development, substantial development, then you have to keep everybody on the same board. आप ज्यादा तो अंतर नहीं खत्म कर सकते, but at least you can cater to the needs of maximum number of people. So even if you are venturing out an economy with a private enterprise and you are there to make profit, you still have to look forward to the needs of, cater to the needs of people, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। ये मेरा सामाजिक कर्तव्य है। This is my social responsibility. And when this gets translated into my business responsibility, my corporate responsibility, it becomes CSR or corporate social responsibility. अपने टीचर्स से बात करके या अपने पेरेंट्स से बात करके पता लगाइए कि कौन कौन सी कंपनियों का कितना कितना बजट किस किस एक्टिविटी में जाता है जिसको वो CSR कहते हैं। Learning will become very interesting. So to sum up this chapter, we have discussed about development in the first chapter. In this chapter, we related development to the economic activity. Economic activity को we divided in various sectors, primary, secondary, tertiary. उसके बाद हमने उसको divide किया organized और unorganized में, government में और private में. और इस सारे गैमेट को समझा कि how they contribute towards GDP और इसमें कौन कौन employed रहता है, किस किस conditions में रहता है. इन सारी एक्टिविटीज के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग एंड फाइंडिंग फैक्ट्स related to your studies, be it economics, political science or sociology. Enjoy learning social sciences. You will come out as a better person. Thank you for watching this video.